Hello and good morning everyone. First of all, I welcome you all to my DU LLB Crash Course 2022. And guys, since you guys are late and we have already teach this chapter of the executive, so I am recording this chapter again for all of you. ठीक है, so हम लोग क्या करेंगे, I basically took 2 lectures in which I complete the topic of executive which includes both union as well as state. ठीक है, सो हमने 2 लेक्चर के अंदर इस पूरे टॉपिक को पढ़ा था, बट सिंस आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन एंड इट इज़ नॉट अ लाइव क्लास, सो क्या होगा, हमारा इसमें टाइम कम लगेगा एंड आई वुड बी वाइंडिंग अप द एंटायर टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूटिव इन 1.5 an hour. ठीक है, बिकॉज द PPT इज़ अवेलेबल and before I will start teaching you, so let me tell you that these 2 lectures I am going to combine in a single lecture. ठीक है, सो हम एक कंबाइन लेक्चर करते हैं एंड जिसके अंदर हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड दोनों को कंपाइल करके आपको पढ़ा देंगे इन जस्ट 1.5 an hour. ठीक है, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा अबाउट द टॉपिक एंड देन द थिंग्स विल बिकम मच क्लियरर टू यू. And before I will start, since you guys are new and you guys have missed the foundation of the Indian polity, so let me just tell you one thing that इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि वट एवर आई विल बी टीचिंग यू इन द क्लास इज़ मोर देन इनफ फॉर द क्रैकिंग ऑफ द DU LLB एंट्रेंस. ठीक, सो आपका मेजर सोर्स क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी सेंडिंग यू द PDF ऑफ द लक्ष्मीकांत इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक, आप वहाँ से लक्ष्मीकांत की PDF ले लेंगे, उसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे. उसको पूरा नहीं पढ़ना है बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है उसको पूरा पढ़ने का, तो हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे. वी विल यूज़ दैट फॉर द रेफरेंस पर्पस ओनली. जो मैं आपको रीडिंग दूंगा आप उसको लक्ष्मीकांत से पढ़ के आएंगे. ठीक, अपार्ट फ्रॉम इट जो मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस PPTs, आप उन्हीं को पढ़ें. दीज PPTs आर अवेलेबल ऑन दी ऐप. आप ऐप के कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, देन दीज PPTs विल बी देयर. आप लोग क्या करेंगे, इन PPTs को अगेन एंड अगेन देखेंगे एंड रिकमेंडिंग वन थिंग दैट सिर्फ ऐसे ही उठकर मत बैठ जाइएगा. जस्ट हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड एंड वट एवर आई वुड बी टीचिंग यू जस्ट राइट इट डाउन. ठीक, इसको लिखते चले कहीं पर, अदरवाइज यू विल मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड बस, एंड जैसे ही हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जांपल आई विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर यू, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोर्टल पे क्या मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक चैप्टर से सेग्रीगेटेड. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इस तरीके से हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है. सबसे पहले PPT पढ़ेंगे, मेरा लेक्चर देखेंगे, PPT पढ़ेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग हमारे उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. एंड अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है देन उसको आप मार्क कर लेंगे एंड जब भी हम लोग डाउट सेशन रखेंगे आप उसको पूछ लेंगे. ठीक, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जीक्यूटिव. सो एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट व्हाट, एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव आते हैं. एक होते हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड एक होते हैं आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव. ओके, सो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके कितने आ गए, 2, यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज स्टेट एग्जीक्यूटिव, दिस वन एंड दिस वन. अब आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल कितने लोग होते हैं एंड किन किन ऑफिस को हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर रखा है. नोट हमने इन द कॉन्स्टिट्यूशन ने. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक, and Attorney General of India. So these are 5 offices, 5 category which lies under the heading Union Executive. इसी तरीके से आता है आपका स्टेट. स्टेट के अंदर क्या हो गया, गवर्नर, क्योंकि हमारे पे वाइस गवर्नर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमने उसको नहीं रखा है. फिर चीफ जस्टिस, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन द लास्ट एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. एंड एक बात का हमेशा याद रखना दैट इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग 5 days in understanding Union Executive, we will just have to spend a single day to understand the यूनियन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा फोकस होगा वो होगा यूनियन को पढ़ने पे. एंड द मोमेंट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द स्टेट एग्जीक्यूटिव विल बिकम लाइक अ केक वॉक फॉर यू. ठीक है, सो इस यूनियन एग्जीक्यूटिव को अच्छे से फोकस करो एंड स्टेट के जो टॉपिक होंगे वो आपके लिए आराम से कवर हो जाएंगे विदाउट मच एफर्ट. सो आपको सबसे पहले याद रखना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर एंड स्टेट के अंदर कौन कौन से ऑफिस आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन ये बन सकता है, वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल एंड फोर्थ में आपको दे देंगे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अब आपको पता होना चाहिए कि CAG इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि इन 5 को अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि ये 5 के 5 क्या हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है.
इसके बाद आप आ जाइए यूनियन एग्जीक्यूटिव पे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव किस पार्ट के अंदर गया है। सो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एंड उसी में यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ पे रखा गया है, पार्ट 5th के अंदर। पार्ट 5th के अंदर बाकी भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट आती है, देन आपकी लेजिस्लेचर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का यूनियन का पार्ट बनती हैं। पार्ट 5th क्या है, पार्ट 5th इज़ अबाउट द यूनियन। I can say that if this is the union, there is a very small circle which form the union executive। ठीक है, सो यूनियन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट आएगा, पार्लियामेंट आएगा, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेचर पावर आएंगी, CAG आएगा। ठीक है, बट अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर दूं, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके 5 ऑफिसेज आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक, अब सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड एक बात का और ध्यान रखना बच्चों कि जैसे ही हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले DU-LLB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, 2019, 2020, 21। ठीक है, 3 पेपर्स को देख लेना, एंड स्पेशली बोलूँ तो 19 को एंड 21 को, लेटेस्ट वाला और 19 वाला, 2 पेपर्स को देखना ना, पॉलिटिकल क्वेश्चन कैसे हैं, एंड जस्ट ट्राई टू सोल्व दैम। ओके, and I guarantee that once I will be finishing these topic, you will not be having any problem in these doubt further for the future। ठीक है, now प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट किस में दिया गया है, पार्ट 5th के अंदर, अंडर द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपसे पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5th, पार्ट 6th। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 5th के अंदर। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं भारत के, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, उनको होकर कौन होते हैं, ही इज़ बेसिकली द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। बट क्या वो रियल हेड होते हैं, नहीं, ही इज़ अ नॉमिनल हेड। अब नॉमिनल हेड से मेरा क्या मतलब है, लाइक ही विल प्ले ऑल द सेरेमोनियल फंक्शंस। ठीक है, सेरेमनीज एंड नॉमिनेशंस ऑल सब, इन सब में क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखेंगे लाइक अ हेड, बट ही इज़ बेसिकली द डी-जोर हेड। अब आप लोगों ने लीगल मैक्सिज्म मेरी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं, एंड यस आई जस्ट वांट टू टे वन थिंग दैट मैं आपको लीगल मैक्सिज्म अपने कोर्स में नहीं कराऊंगा, बिकॉज द एंटायर सीरीज इज़ अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप लीगल मैक्सिज्म की मेरी सीरीज़ देखेंगे, देर आर 5 वीडियोज़, उनको नोट डाउन करेंगे, अच्छे से लर्न करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, अभी से स्टार्ट करेंगे तब जाकर आप एंड तक उनको याद कर पाएंगे, बिकॉज लीगल मैक्सिज्म इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू लर्न एंड रिमेंबर। ठीक है, अभी से याद करना। एंड डी जोर क्या होता है आपका, डी जोर इज़ अ लैटिन वर्ड, लीगल मैक्सिज्म आपका आएगा डी जोर, इसका मतलब होता है फॉर ओनली फॉर बुकिश नॉलेज, यू कैन से दैट समथिंग विच इज़ जस्ट एज अ नॉर्म, बट समथिंग विच इज़ नॉट फॉलोड इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, सिर्फ किताबों में, बट ना कि उसके रियल सेंस में, इसको बोलेंगे हम डी जोर। ठीक है, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, डी जोर हेड, यानी कि ये सिर्फ नाम के हेड होते हैं बट एक्चुअल में नहीं होते। एंड एक होता है डी फैक्टो, हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो हेड ऑफ द इंडिया। डी फैक्टो का मतलब होता है फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, सारे प्रैक्टिकल काम के लिए कौन आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर। एंड प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, डी जोर होते हैं। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट सिटीजन, इनको हम भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर बुलाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स आपके सामने, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड एक अच्छा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए जिन्होंने 2 बार एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति जी का नाम बता दें जिन्होंने 2 बार एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। सदा वन एंड ओनली मैन इज़ द राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद कोई भी ऐसे राष्ट्रपति जी नहीं आए हैं जिन्होंने 2 बारी एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया हो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि जो हमारे प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ये कौन से नंबर के हैं, आपको पता होगा कि इट इज़ 40th नंबर। देन सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, एंड रिमेंबर वट एवर आर्टिकल्स नंबर वुड बी इम्पोर्टेंट, आई वुड बी जस्ट इनकलकेटिंग दैम इनटू माई PPTs, and I will not make my lectures complex for you by just referring to so much articles, otherwise the lecture would become quite difficult, so I would be trying to make it as simple as I can। so आप सबसे पहले, एंड यस वन मोर थिंग, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ कोशिश करिएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके रख लें। ठीक है, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप उसका हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हैं, वट एवर विल सूट्स यू। मैं तो बोलूँगा कि फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लो,
कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड जब भी मैं कोई आर्टिकल पढ़ाता हूँ या खुद से आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, हमेशा कोशिश करें कि उसको एक बार बेयर एक्ट से एक बेयर रीडिंग जरूर दे दें, जस्ट ब्रीफ। हो सकता है आपको समझ में ना आए बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट दैट सिंपल, इट इज़ लाइक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एट अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, बट आप आदत में इसको अपने अभी से लाना स्टार्ट करें, ठीक है। आर्टिकल 52 इज़ द सिंपलेस्ट आर्टिकल इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, विच सिंपली सेज दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है शैल, इट मीन्स इट इज़ कंपल्सरी, नॉट इट इज़ नॉट अ चॉइस बट इट इज़ कंपल्शन। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करना ही होगा, ओके। Then 53 discuss the functions of the president. Then all executive decision of the union are taken on the name of the president. जितने भी भारत सरकार के ऑफिशियल डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई फॉरेन ट्रीटी साइन करनी हो या फिर किसी बड़े पद पे किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना हो, एवरी डिसीजन, एवरी फॉर्मल डिसीजन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ इतना सब समझने के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हम जितने भी ऑफिसेस पढ़ेंगे, वेदर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, एवरीथिंग, वहाँ पर जो मेन चीज़ निकल करके आती है वो आती है आपका इलेक्शन एंड द रिमूवल प्रोसेस, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति जी को आप कैसे चुनते हैं। आपके लिए 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप राष्ट्रपति जी के इलेक्शन की बात करेंगे। आर्टिकल 54, 55, 58 एंड 62। नाउ डू यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग गिवन इन द आर्टिकल? नो नो नो, जस्ट सम बेयर प्रोविजंस, ओके। सो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इन आर्टिकल्स के अंदर। इसके अलावा एक एक्ट होता है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। नाउ यू डोंट हैव टू रीड दिस वेरी एक्ट। अब ऐसा ना होगा कि आप इस एक्ट को जा करके रीड करना स्टार्ट कर देंगे, नो, डेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन कि अगर आपको राष्ट्रपति जी के चुनाव में खड़ा होना है, इफ़ यू हैव टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन? नंबर 1, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। Number 2, your minimum age should be 35. Either you should be 35 or above, but not below. If you are below 35, let's say you are 34, you are not eligible. Then the third is the eligible to become the member of लोक सभा, यानी कि जो भी लोकसभा के MP के लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपके अंदर भी होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू कंटेस्ट for the election of the president. And number 4, which is very very important, just put a star over it. This is the not hold any office of profit. It simply means that अगर आपको भारत के राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में लड़ना है then आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे। एंड जस्ट गिविंग यू अ थंब रूल, जस्ट रिमेंबर इट, एवरी एग्जीक्यूटिव पोस्ट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हर एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्या होगी? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्या होती है? ऑल मिनिस्टीरियल पोस्ट, जितने भी पुलिसमैन, जितने भी एक तरीके से सरकारी नौकरी कह सकते हैं, क्या होती है? एग्जीक्यूटिव पोस्ट। लाइक यू आर एन IAS ऑफिसर, यू आर इन अ एग्जीक्यूटिव पोस्ट, यू आर एन मिनिस्टर, you are a home minister, you are a defense minister, you are an executive, you are at a executive post, you are a police constable, you are the commissioner of police, you are basically holding a executive post, simply means an office of profit, okay। So अगर आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है क्लियरली कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है आजकल DU LLB स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछ रहा है, सो आपसे सिंपली पूछ लेगा दैट the office of profit is clearly defined in the constitution of India. This is a false statement, a wrong statement, because office of profit is not clearly defined in the constitution, ठीक है। इसके बाद आप एक बात समझ के चलेंगे कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही होता है।
अब आप बोलेंगे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस एक प्रोफेसर ऑफ ऑफिस क्यों हो गया, बिकॉज इट इज़ अगेन प्रेसिडेंट कौन होते हैं, अल्टीमेटली ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव। बट आप एक बात का ध्यान में रखना कि लॉ जो है हमारा वो 4 ऑफिस को एग्जम्प्ट कर रहा है, ठीक है। इन 4 लोगों को क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। क्या छूट दे रहा है कि आप लोग भी चाहें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। रूल क्या था, रूल ये था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आपने हेल्ड किया हुआ है तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमें पता है कि हर एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्या होगी, हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगी। सो गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे क्या हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। प्रेसिडेंट, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। ऑल ऑफ देम आर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मैं बोलूँगा कि इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। बट लॉ यहाँ पर इन चारों ऑफिस को एग्जेम्प्ट करता है और बोलता है कि अगर ये 4 व्यक्ति चाहें दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वो दोबारा से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ सकते हैं। लॉ उनको बिल्कुल भी नहीं रोकता है। बट हम देखेंगे आगे जाके कि although law does not put any restrictions on the number of time a president can be elected, but it is kind of a norm, a social practice that only president contest for a single time in India। ठीक है, सिर्फ एक ही बार आजकल बन रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस विच केम इनटू द फोर्स। अब बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के मेथड की, आखिर के चुनाव का तरीका क्या होता है। आप लोग अगर चुनाव का तरीका देखेंगे तो यू वुड फाइंड दैट राष्ट्रपति जी को हम लोग वोट नहीं देते, नाइदर यू नोर मी। हम लोग साधारण जो कॉमन मैन होता है, हम लोग राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में वोट नहीं देते, ठीक है। वी डोंट प्ले अ रोल, वी कैन से वी डोंट प्ले अ डायरेक्ट रोल, बट वी प्ले अ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हम चुन करके हमारी संसद और स्टेट असेंबली में भेजते हैं वो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट आवर लीगली नॉट लीगली आवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल whom we vote in the parliamentary elections or the state legislative assembly elections, and we elect those people into the house, and those people participate in the election process of the president. So ultimately they are representing the people of India. So ultimately I could say the people of India do participate, but we do not participate directly. We are having the indirect participation in the election of the president। आपको क्या याद रखना है पेपर के तौर पे, आपको याद रखना है नाम। इसका नाम क्या है, इलेक्शन प्रोपोर्शनल बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इट इज़ ऑन द सीक्रेट बैलेट, यानी कि बैलेट पेपर पे होता है, पर्चियों पे इलेक्शन होता है। आपको पर्ची मिलेगी ना, आपको उस पर लिख के नाम देना होता है। इट इज़ ऑन द सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में आप लोग EVM का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन इज़ हेल्ड थ्रू EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, द आंसर इज़ नो, दे डू नॉट, बिकॉज दैट इज़ ऑन द सीक्रेट बैलेट। नंबर 2, ठीक है, आपको बता ही दिया मैंने कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। उसके बाद आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप फिलहाल मेरे को सुनते रहें, एंड जब आप इस PPT को खुद से पढ़ेंगे सभी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आई कैन गारंटी फॉर दैट। अब मैं बात करता हूँ इलेक्टोरल कॉलेज की। जब भी मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूँगा, सो मैं आपको बता दूँ इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति जी या फिर किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का सिंपल सा मतलब होता है कौन कौन वोट दे सकता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। अगर मैं बात करता हूँ सिंपली तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको 2 चीज़ों का याद रखना है, इलेक्टेड MP एंड MLA। इलेक्टेड वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट हियर, सिंपल याद रखिए, इलेक्टेड MP एंड MLA, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर 2 हाउस होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, ठीक। अब राज्यसभा के लोकसभा के अंदर कैसे मेंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड। अब एंग्लो इंडियन नहीं होते, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड। और राज्यसभा के अंदर कैसे होते हैं, दोनों, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। इसी तरीके से आती है आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अंदर भी एक तो होता है हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको मैं बोलूँगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे होता है, इनकी काउंसिल में भी क्या होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। एंड जहाँ मैं स्टेट बोल रहा हूँ तो इसको आप UT भी समझेंगे, ठीक है।
सो ये सारे लोग होते हैं। तो आपको देखना होगा कि जब भी राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा तो ये नॉमिनेटेड वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, ऐसे व्यक्ति जो चुन करके आए हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इंक्लूड बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद इलेक्टेड MLA, इट मीन्स केवल और केवल यहाँ MLC पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। MLC में दोनों आते हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। तो MLC कोई से भी हों, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। And these UTs also includes the Union Territory of Delhi, Jammu, Kashmir and the Pondicherry. Okay. Now who will not participate? हमने यह तो देख लिया कि कौन कौन लोग वोट देंगे, बट अब हमको ये देखना है कि कौन कौन वोट नहीं देंगे। इसमें कौन आता है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज प्लस मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। एक बात का और ध्यान रखना, अगर किसी स्टेट के अंदर उसकी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है बाय वट एवर रीज़न, सो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर उस स्टेट के अंदर अभी वैकेंसी हैं, उसके अंदर अभी असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो पहले उसको बनने दीजिए उसके बाद वोटिंग होगी। नहीं, यू कांट से दैट। इट सिंपली मीन्स दैट you cannot held this as a ground. Mere vacancy of the electoral college is not a ground for the challenging of the election of the president. Now coming to election disputes. इलेक्शन डिस्प्यूट्स की बात करूँगा। लेट से अगर कहीं पर भी चुनाव होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो डिस्प्यूट तो होना बनता है। अब अगर वो डिस्प्यूट होगा तो वो कहाँ जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर आप और मेरी लड़ाई होती है, हम लोग कहाँ जाते हैं? वी बेसिकली गो टू द सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द सेशन कोर्ट, ठीक। ऐसे ही अगर MLAs का इलेक्शन में कुछ भी गड़बड़ी होती है या वो कहाँ, या फिर MPs के, वो कहाँ जाते हैं? दी हाई कोर्ट। बट वेन एवर इट कम्स टू द डिस्प्यूट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ पर जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट सिंपली गोज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी जो कि इसके ऊपर डिसाइड करेगी। अब ग्राउंड क्या होगा? हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है ना। अगर मैं कोर्ट जा रहा हूँ तो मेरे पीछे कुछ रीज़न होगा कि मैं किस वजह से कोर्ट जा रहा हूँ। नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नोर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट क्लियरली डिफाइंस द ग्राउंड ऑन विच आई कुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर चैलेंजिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। कहीं पर नहीं लिख रहा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक बात लिख रही है कि ऐसी चीज़ जहाँ जिसको लेकर के आप केस फाइल नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप कब नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एंड वो है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैकेंसी ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। सिंपली मीन्स दैट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कहीं पर इलेक्टोरल कॉलेज की वैकेंसी है तो आप उसको एज अ ग्राउंड मान करके कोर्ट में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा हु कैन चैलेंज द इलेक्शन। कौन करेगा? जिसका काम जो इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी कि बाहर के व्यक्ति नहीं करेंगे, जो इन्वॉल्व है वो ही करेंगे। हु आर द पार्टी टू द इलेक्शन। कौन है पार्टीज? जो व्यक्ति एज अ कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो पार्टी, एंड जो एज अ वोटर जिसने वोट दिया है। अब ना ही आपने वोट दिया ना ही मैंने वोट दिया, सो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग कोर्ट में जाकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। कौन करेगा? जो कि कंसर्न पार्टी है, कैंडिडेट एंड द वोटर्स। अब लेट से किसी ने चैलेंज कर दिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यस द इलेक्शन इज़ नॉट वैलिड। अब क्या होगा? उन्होंने उससे पहले 8 बिल्स पर लेट से 2 या फिर लेट से 2 इंपॉर्टेंट बिल्स पे अपना एसेंट दे दिया। अब क्या करें? ऑल द एक्ट विच हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ हिज इलेक्शन एज नॉट वैलिड, जितने भी उनके एक्ट होंगे दोज विल बी कंसिडर्ड एज फुल्ली लीगल एज वेल एज वैलिड। जो उन्होंने अब तक कर दिया वो माना जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ। ओथ कौन दिलाएगा, ठीक है। हमको पता है जब भी किसी ऑफिस में चुन करके किसी को भी लाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर अपने प्रधानमंत्री जी हों, कोई भी हो, हम क्या करेंगे? उनको ओथ दिलाते हैं, उनको शपथ समारोह उनका होता है। अब कौन दिलाएगा? जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात आती है तो इनको ओथ दिलाई जाती है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करेंगे? इनको ओथ दिलाएंगे। अगर चीफ जस्टिस उस समय प्रेजेंट नहीं है तो कौन दिलाएंगे? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सीनियर मोस्ट
सुप्रीम कोर्ट जज। अगर ये भी नहीं है देन इससे सीनियर मोस्ट, इससे सीनियर मोस्ट, इस तरीके से। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए उनको चुन करके ऑफिस में भेजा गया है, 5 साल। ठीक है, आप देखेंगे जनरली इंडिया के अंदर 5 साल होती है, बट कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे 6 साल होती है, जैसे कि CAG, राज्यसभा के मेंबर्स, इस तरीके से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम द टर्म इज़ ऑफ द 5 years। अब ये तो हो गई 5 साल, बट क्या 5 साल से पहले भी हमारे राष्ट्रपति जी अपने ऑफिस से को छोड़ सकते हैं या फिर उनको हटाया जा सकता है? बिल्कुल। क्या तरीके हो सकते हैं? या तो वो खुद से रिज़ाइन कर दें, अपना इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है, तो वो 5 साल से पहले अपने कार्यकाल को समाप्त कर लेंगे, या फिर अगर उनको हटा दिया जाए, उनका इम्पीचमेंट हो जाए, ठीक, या फिर क्या हो सकता है, उनका जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है, अब बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट पुट अ स्टार ओवर इट। इलेक्शन फॉर री इलेक्शन, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, क्या हमारे राष्ट्रपति जी दोबारा से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस बारी राष्ट्रपति पितामह रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अब हम देखेंगे कि अगर वो चाहें तो क्या वो दोबारा से नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिख रहा है कि आपको इतने नंबर, एक्स नंबर ऑफ टाइम्स ही फिल करना है। नो, इट इज़ नॉट एनी नंबर ऑफ टाइम, बट ऐसा प्रैक्टिस में देखा गया है कि अब हमारे भारत के अंदर एक ही बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति जी बनते हैं, दोबारा में वो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक स्टैटिक क्वेश्चन, डेट इज़ दैट ऐसे भारत के राष्ट्रपति जी जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, वो हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके बाद ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हुए जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति जी का ऑफिस का कार्यभार संभाला हो। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू अनदर पॉइंट, आप लोग देखेंगे जब भी हम हमारी पॉलिटी पढ़ते हैं, सो बहुत बार हम लोग अपने इंडिया को कंपेयर करते हैं विद सम डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक द US, लाइक UK और सम टाइम फ्रांस। ठीक, अगर हम राष्ट्रपति इंडिया एंड US को कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि US के अंदर एक सैंक्शन पुट करी गई है, डेट इज़ ऑफ 2 times। इसका मतलब US के अंदर अगर कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो एट मैक्स 2 बार बन सकता है। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आपने देखा होगा बराक ओबामा हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द 2 terms। ठीक है, 2 बार वो बने थे। अगर वो चाहते, वो इतने पॉपुलर थे कि अगर वो तीसरी बार लड़ते तो शायद जीत जाते, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, इसीलिए बराक ओबामा ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। ठीक, डेट वाज द रीज़न, बिकॉज US कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज ओनली 2 times। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक ये आ जाती है, इसको स्टार लगा लें, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे अलग हो जाती हैं। क्यों? हमने मोस्टली एंड नॉर्मली देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो आपको शपथ दिलाता है, जो आपको ओथ दिलाता है, आप उसी को अपना इस्तीफ़ा देते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको शपथ कौन दिला रहा है, आपको ओथ कौन दिला रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट जब बात आती है आपके रेजिग्नेशन की तो आप किसको देते हैं? टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Now if this is clear, now coming on to another very important topic, just put a star over it, it is the impeachment of the president, राष्ट्रपति जी का महाभियोग। ठीक है, इम्पीचमेंट को आप सिंपली याद रखने के लिए लिख सकते हैं रिमूवल। अगर हमें भारत के राष्ट्रपति जी को उनके ऑफिस से हटाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो बात करेंगे ग्राउंड, आखिर हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम राष्ट्रपति जी को हटा ही क्यों रहे हैं। तो ग्राउंड की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर आ जाएगा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के या फिर आई कुड से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे, हम उन्हें हटा सकते हैं। बट क्वेश्चन आता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? नो वेयर डिफाइंड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिफाइंड व्हाट इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इट इज़ नॉट डिफाइंड। उसके बाद राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया किसी भी हाउस में स्टार्ट करी जा सकती है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछेंगे मेजोरिटी की, राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए क्या मेजोरिटी की ज़रूरत है। मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इसको आप याद कर लेंगे। मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक है,
उसके बाद जब पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी को हटाती है, जब इम्पीचमेंट होता है, तो पार्लियामेंट कैसा रोल प्ले करती है? क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है आधा जुडिशियल आधा नहीं, ऐसी बॉडी जो कि पूर्णतः जुडिशियल नहीं है, दैट बॉडी विच इज़ नॉट कम्प्लीटली जुडिशियल बट समटाइम्स प्ले द रोल एज अ जुडिशियल बॉडी। ठीक, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ वन ऑफ दैम। अगर दोनों ही हाउस इस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, हम बोलेंगे प्रेसिडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली इम्पीच। अब बात करेंगे कि जब इम्पीचमेंट होता है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, संसद के अंदर कौन कौन से व्यक्ति वोट डालेंगे। हमने इलेक्शन में तो देखा था कि इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्टेड एमपी एंड इलेक्टेड एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग यूटीज़। बट इस बार क्या होगा, जब भी हम लोग हटाने की बात करेंगे तो यहाँ पर एमएलए का रोल नहीं होता। ठीक, यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट का रोल होता है, तो हम स्टेट वालों को हटा देंगे। और जब पार्लियामेंट का रोल होता है तो पार्लियामेंट में दोनों आते हैं, नॉमिनेटेड भी एंड इलेक्टेड भी। ठीक है, सो इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। बात आएगा हु कैन नॉट पार्टिसिपेट, इलेक्टेड एमएलएज कैन नॉट पार्टिसिपेट, nominated MLAs can also not participate. Okay, no president has been impeached so far. Very good question. अगर वो आपको दे देंगे that how many times the president of India has been impeached in our country, the answer is 0 because no president has been impeached so far. ठीक है, अब तक भारत के अंदर से किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया के थ्रू हमने नहीं हटाया है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैकेंसी इन दी ऑफिस। लेट से भारत के राष्ट्रपति जी का ऑफिस खाली हो गया। खाली कैसे हो सकता है, या तो उनके 5 साल ख़त्म हो गए, उनके एक्सपायरी हो गई टेन्योर की, या फिर अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब को, या फिर अगर उनको महाभियोग के थ्रू हटा दिया जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू, या फिर उनके ऑफिस में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक, या फिर अदरवाइज में जैसे कि कोर्ट अगर उनके इलेक्शन को वो डिक्लेयर कर देता है, तो इन सभी केसेस में क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, खाली हो जाएगा ऑफिस, वैक्यूम बन जाएगा। अब उस वैकेंसी को हमें जल्दी से जल्दी भरना होगा। अब बात आती है इलेक्शन कब कराएंगे। देखो, अगर हमको पता है कि राष्ट्रपति जी का ऑफिस लेट से एक्स डेट को क्या हो रहा है, वैकेंट हो रहा है, हमें पता है कि इस डेट को क्या हो रहा है, उनका ऑफिस वैकेंट हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम पहले से ही चुनाव करा करके तैयार रख लेंगे कि ठीक है इस डेट को खाली हो रहा है, जैसे ही खाली होगा अगले ही दिन हम ये वाले व्यक्ति को ला के बैठा देंगे, तो हम पहले से ही चुनाव करा लेंगे। ठीक है, इलेक्शन विल बी हेल्ड बिफोर द वैकेंसी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सडन होती हैं, जैसे कि मृत्यु। हमें नहीं पता कब कौन व्यक्ति मरने वाला है, तो अगर लेट्स उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो क्या हम पहले से इलेक्शन करा के रख सकते थे? नहीं। या फिर अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना है, हमको पता है कि कब कोई व्यक्ति रेजिग्नेशन देगा? नहीं। सो इन सब केसेस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, इलेक्शन वैकेंसी क्रिएट होने के बाद कराते हैं। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ को देखेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक लिमिट फिक्स कर देता है, वो होती है 6 महीना, 6 मंथ। आपको 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है एट एनी कॉस्ट। और लेट से अगर वैकेंसी है तो प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस नहीं है, देन सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। If it is clear till here, so now I am coming up with the very most important topic of the president, and that is the veto power of the president. ठीक है, इसको आप यहीं पर अच्छे से समझ लें, बिकॉज मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब सिंपल, अगर मैं प्लेन इंग्लिश की बात करता हूँ, अगर आप डिक्शनरी को उठा करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वीटो का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना। ठीक है, रिफ्यूज़ करना, मना कर देना। ठीक है, मना कर देना, डिनायल। यानी कि राष्ट्रपति जी के पास कुछ ऐसे पावर हैं जहाँ पर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं। किस चीज़ को मना कर देते हैं? किसी भी बिल को अनुमति देने से। अब आपको पता होगा कि सबसे पहले एक बिल को पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस से क्या किया जाता है? पास किया जाता है, पहला स्टेप। उसके बाद क्या होता है? वो राष्ट्रपति जी के सामने होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पेश होगा एंड फिर वो आपके ऊपर आएगा। ठीक है, आपके सामने आएगा, आपके टेबल पर। अब आपको क्या करना है, आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं। आप चाहें तो उसको हाँ बोल सकते हैं। अगर आपने हाँ बोल दिया तो क्या बोलते हैं हम उसको? इट इज़ द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है येस।
इट मीन्स एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द मोमेंट द प्रेसिडेंट विल गिव एसेंट टू द बिल इट विल बिकम एन एक्ट। फुल फ्लेज्ड वो आपका क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब राष्ट्रपति जी के पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं, देखो जब भी कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति जी के पास क्या क्या चॉइस होती है। नंबर 1 वो बोलेंगे येस, ठीक है। नंबर 2 वो बोलेंगे नो। जब वो नो बोलेंगे तब क्या होगा, हम बोलेंगे राष्ट्रपति जी दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ विद होल्ड हिज एसेंट, ठीक है, विद होल्ड हिज एसेंट। अगर येस बोलेंगे येस ही हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द बिल, इफ ही विल विद होल्ड हिज एसेंट इट मीन्स नो। He may also says that look, just he may send the bill again to the parliament for the reconsideration। वो वापस से भेज सकते हैं पार्लियामेंट के कि देखो मेरे को ये प्रोविजंस इसमें ठीक नहीं लग रहे, आप इनको दोबारा से देखो। नाउ इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो उनको करेक्ट करे, चाहे तो ना करे। 15 दिन का टाइम होता है। अब 15 दिन बाद अगर पार्लियामेंट दोबारा से सेम बिल को विदाउट एनी चेंज राष्ट्रपति जी के सामने भेज देती है, नाउ the president is bound to give his assent, the president is bound to say yes, president cannot say no at this moment of time, ठीक। now 3 veto power of the president। देखो इन वीटो पावर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वैसे 4 वीटो होती हैं कॉमनली, बट हमारे राष्ट्रपति जी भारत के केस में सिर्फ 3 वीटो होती हैं। अब आपको आर्टिकल नंबर याद करना है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जी की वीटो कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 111 टॉक्स अबाउट द 3 वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ द वीटो पावर आर 3। सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट यहाँ पर राष्ट्रपति जी कह देते हैं नो, क्लियर कट नो, ठीक, अ बिग नो। जैसे कि आप राष्ट्रपति हैं एंड मैं आपके सामने बिल लेकर के आपने बोल दिया नहीं, नो, इट मीन्स एब्सोल्यूट वीटो। एक होती है सस्पेंसिव वीटो, आप नो नहीं बोलते, आप कहते हो कि भैया मैं 15 दिन के लिए आपको टाइम देता हूँ, आप 15 दिन में इसको एक बारी देख लो, ये पॉइंट मुझे सही नहीं लग रहे, वो थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है। तो वापस से 15 दिन के लिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास वापस से बिल को भेज देते हैं। इसको बोला जाएगा सस्पेंसिव, क्योंकि यहाँ पे आपने सस्पेंड कर दिया बिल को, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक। सस्पेंसिव वीटो। एक आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है, देखो पॉकेट वीटो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आप से बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है, संविधान में मेंशन नहीं है। पॉकेट वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो इसलिए होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि एक राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर अंदर एक बिल को एसेंट देना है। इट मीन्स दैट इफ़ यू आर द प्रेसिडेंट एंड आई पुट अप अ बिल ऑन योर टेबल, अब ये आपकी मर्जी है, आप या तो एट द मोमेंट साइन कर दें, आप हो सकता है अगले दिन साइन करें, एक हफ्ते बाद, महीने बाद, या फिर आप साइन ही ना करें, बिल आपके टेबल पर आकर के रख गया एंड वो बस रख गया, आप कुछ उसको तवज्जो ही नहीं देते, ठीक है, आप उसको कुछ करते ही नहीं। उस केस में क्या होगा, इट इज़ काइंड ऑफ अ पॉकेट वीटो, कि प्रेसिडेंट ने क्या किया, बिल को लिया और अपने पॉकेट में रख लिया फॉर द लाइफ टाइम। इसको लेता है पॉकेट वीटो। देखो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आती हैं। एक होता है आपका आर्टिकल 74, जो कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 74 ये बोलता है कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं, ही इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, हु इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, राष्ट्रपति जी खुद से काम नहीं करते, वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। इसीलिए जो वीटो होती हैं, कुछ वीटो राष्ट्रपति जी खुद इस्तेमाल करते हैं, कुछ वीटो राष्ट्रपति जी एडवाइस पर करते हैं। जैसे ये वाली वो एडवाइस पर करते हैं, ये वाली वो खुद से करते हैं, ये वाली भी खुद से करते हैं, ठीक है। दीज टू वीटो आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एक एक वीटो को धीरे धीरे समझ लेते हैं ब्रीफ में। जितना मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक। इसे पढ़ो और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उनको सोल्व करो, डेट्स इट। एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है विद होल्ड द एसेंट, बिल लाइफ एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। मैंने आपको बता दिया पहले ही। सस्पेंसिव वीटो में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति 15 दिन के लिए वापस भेज देता है। बट आप लोग ये देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास एक ओवर राइडिंग पावर होती है। इसका मतलब
अगर 15 दिन बाद पार्लियामेंट सेम मेजोरिटी के साथ कुछ भी चेंज किए बिना सेम टू सेम बिल को राष्ट्रपति जी के सामने ला करके रख दे, इस बार राष्ट्रपति जी बंध गए, इस बार वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, देखो यूएस के केस में क्या होता है, यूएस के केस में थोड़ा उल्टा होता है। अगर एक बार प्रेसिडेंट एसेंट देने से मना करते हैं, डेट इज इफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद होल्ड हिज एसेंट टू अ पर्टिकुलर बिल, इन दैट मोमेंट द पार्लियामेंट, जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं इन द यूएस, then the Congress cannot override it if has to with the higher majority. Then coming on to pocket veto, समझा दिया मैंने आपको, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक टेबल है, आप इस टेबल को देखेंगे दैट ऑर्डिनरी बिल के केस में ये देखो आपको 4 कैटेगरी के बिल होते हैं, आपको पता होगा, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल पे तो टाइप का होता है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड, एंड आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इन किस बिल के अंदर कौन सी वीटो होती है आप इसको देख लेंगे। ठीक है, ये मैंने अच्छे से आपको टेबल की फॉर्म में समझा रखा है, इसको आप देख लेंगे। एंड देखो राष्ट्रपति जी ने एक बार अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के टाइम पे। ठीक, ये तो हो गई पार्लियामेंट की बात, जब संसद से कोई कानून बन करके आता है, जब राष्ट्रपति जी के पास क्या पावर होती हैं। बट कुछ बारी ऐसा होता है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है, जो आपके स्टेट के अंदर असेंबली होती है वहाँ से कानून बन करके आता है, उस केस में भी प्रेसिडेंट का रोल आ सकता है। कैसे, अब देखो मोस्टली क्या होता है, जब स्टेट से कोई कानून बनता है, कोई लेजिस्लेशन पास होती है, तो वो जाती है गवर्नर के पास। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 200 के अंदर। ठीक है, अब गवर्नर के पास 4 चॉइस होती हैं, या तो वो बोल सकता है येस इट मीन्स एसेंट, एक वो बोल सकता है नो इट मीन्स एब्सोल्यूट वीटो, एक वो अगेन उसको वापस से भेज सकता है फॉर द रिकन्सिडरेशन। चौथी चीज़ आती है निकल करके, ही में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो बोलेगा कि ठीक है मैं राष्ट्रपति जी से पूछ करके बताऊंगा। ठीक है, वो राष्ट्रपति जी के पास ले जा करके रख देगा। अब द प्रेसिडेंट के पास क्या होंगे, 3 चॉइस होती हैं, या तो वो हाँ कर दें गिव दी एसेंट, या फिर ना कर दें विद होल्ड दी एसेंट, या फिर बोल दें कि या फिर मैं डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, कि इसको वापस कर दो। अब देखो अगर मनी बिल होगा तो मनी बिल के केस में वापस नहीं दिया जा सकता। मनी बिल के केस में आइदर से येस और से नो, आइदर गिव दी एसेंट और विद होल्ड दी एसेंट, बट यू कैन नॉट सेंड इट बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन। इट मीन्स दैट सस्पेंसिव वीटो डज नॉट यूज इन द केस ऑफ अ मनी बिल, बिकॉज ऑब्वियस है मनी बिल कम्स इनटू द कंसिडरेशन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके लिए निकल करके आता है वो आता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होती हैं वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड नहीं कर सकती, कैन नॉट ओवरराइड। पार्लियामेंट कर सकती थी बट व्हेन इट कम्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर दे कैन नॉट ओवरराइड। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये क्या होती है प्रेसिडेंट की, इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, ये कैसी होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। अब सबसे पहले आता है इसके अंदर आर्टिकल 123, आपको याद रखना है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या कहता है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, देखो क्या होता है, कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, हु मेक्स द लॉ, लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट। बट कुछ बारी ऐसी होती है कि पार्लियामेंट, कुछ बारी क्या होता है कि पार्लियामेंट इज इन द रेसेस, पार्लियामेंट इज लाइक, पार्लियामेंट छुट्टी पर है, पार्लियामेंट इज इन द रेसेस पीरियड, एंड व्हेन द पार्लियामेंट इज इन द रेसेस पीरियड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, अगर लेट से कोई पार्लियामेंट छुट्टी पर है और एक अर्जेंट कानून को पास करने की ज़रूरत है, उस केस में हमारा संविधान ये बोलता है कि हम प्रेसिडेंट को पावर देते हैं अंडर आर्टिकल 123 कि वो एक ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर सकते हैं। ठीक है, द पावर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। अब देखो क्या है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, केवल और केवल तभी, अगर पार्लियामेंट सेशन में है उस टाइम पर आप ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट से अगर पार्लियामेंट सेशन में है और आपने फिर भी ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर दिया तो क्या होगा, वो वॉइड होगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नो लीगल इफेक्ट। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति जी जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यस एक अर्जेंट नीड आ चुकी है और अब मेरे को ऑर्डिनेंस पास करना है,
केवल तभी वो पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि बात बात पे अगर पार्लियामेंट छुट्टी पे गई है कि तो वो हर दिन एक ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। सो अगर बहुत अर्जेंट है केवल और केवल तब। नाउ हेयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। आपको इस केस लॉ को याद रखना है, के कोपर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। क्यों? क्योंकि इन दिस केस लॉ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसिएबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइडनेस। इस जस्टिसिएबल क्या होता है? जस्टिसिएबल का मतलब होता है यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, चैलेंजेबल इन कोर्ट, चैलेंजेबल इन कोर्ट। जैसे डीपीएसपी क्या होते हैं हमारे? नॉन जस्टिसेबल। आप डीपीएसपी को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो होते हैं जस्टिसिएबल। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस कोपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह बोल दिया कि जो प्रेसिडेंट की आर्टिकल 123 के अंदर प्रोमोलगेट करने की पावर होती है वो जस्टिसिएबल है। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रपति जी ने किसी साजिश के अंदर कुछ मेलाफाइड ग्राउंड्स के अंदर ऑर्डिनेंस पास किया है, आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होता है, प्रेसिडेंट ने बिल ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर दिया, ठीक है। अब पार्लियामेंट दोबारा से रीअसेंबल होती है, पार्लियामेंट के हाउसेज वापस से आकर के काम काज करना स्टार्ट करते हैं। अब इस केस में क्या होगा? ऑर्डिनेंस इज लेड, यहाँ पे डाउन कर लीजिए, ऑर्डिनेंस इज लेड डाउन बिफोर द हाउस, हेयर पार्लियामेंट हैज़ 3 ऑप्शन। अब जैसे क्या होगा, जैसे पार्लियामेंट बैठती है उसके सामने ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है कि देखो ये है राष्ट्रपति जी का ऑर्डिनेंस, अब देखो इसका क्या करना है। अब पार्लियामेंट के आगे 3 चॉइसेस होंगी, या तो वो बोल दे यस ठीक है इसको लॉ बना देते हैं, पास कर देंगे, इट विल बिकम एन एक्ट, या फिर वो इसको डिसअप्रूव कर देंगे, विल से नो, तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर लीगल इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ आती है कोई एक्शन ही नहीं लेना, यानी कि पैसिवनेस, कि कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे, ना ही हाँ बोलते ना ही ना बोलते। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ना ही हाँ बोल रहे हैं और ना ही ना, उस केस में क्या होगा? सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद क्या होगा? काम करना बंद कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिकली एक्सपायर्स आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। So in that case we could say that the maximum life of the parliament is 6 month and 6 week, 6 महीने and 6 week is the maximum life। क्यों 6 month? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 साल के अंदर पार्लियामेंट को एटलीस्ट 2 बारी आकर के बैठना होता है, 2 सेशन करने होते हैं। एंड कितना गैप हो सकता है? 6 मंथ का गैप हो सकता है एट मैक्स, तो 2 6 मंथ तो वो हो गए और 6 वीक्स हो गए ये एक्स्ट्रा। So maximum life of an ordinance is 6 month and 6 week। Put a star, put a star हुआ here। अब देखो जो राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस पास करते हैं ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, अपनी मर्जी से पास नहीं करते। किसकी मर्जी से पास करते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ ऑब्वियसली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आती है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी के पास कुछ ऐसी पावर होती हैं जिनमें वो पार्डन कर सकते हैं। पार्डन कैसे? जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, आपको लेट से कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, एंड लेट से आई एम द प्रेसिडेंट, सो मैं क्या करूँगा? आपको पार्डन कर दूंगा, ठीक है, बोल दूंगा ठीक है जाओ, इस तरीके से। अब सबसे पहले देख लें एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पे इनकी पार्डनिंग पावर काम आ सकती है। यूनियन लॉज के अंदर, कोर्ट मार्शल के अंदर एंड डेथ सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कोर्ट मार्शल क्या होता है? आर्मी के जो होते हैं जितने भी मैटर्स। ठीक, अब पार्डनिंग पावर 5 प्रकार की होती है। आप लोग देखेंगे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव। एक क्वेश्चन आपके सामने ही आ जाएगा कि पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल के अंदर है। यू शुड नो इट इज़ अंडर आर्टिकल 72, आपको याद करना है। अब देखो ये 5 है, इनको मैंने धीरे से समझा दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। पार्डन में क्या होता है? सेंटेंस एंड कन्विक्शन दोनों को कम्प्लीटली हटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे रखा था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रखा था, इसमें मैं ख़त्म कर दूंगा, सेंटेंस भी और कन्विक्शन भी ख़त्म कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा कम्प्लीटली, वाइप आउट। ठीक है, एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है? पनिशमेंट की फॉर्म को चेंज किया जाता है। ठीक है, फॉर्म को कैसे चेंज किया जाता है? फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर
5 ईयर्स, ठीक है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर्स। अब मैं क्या करूँगा, इसकी फॉर्म को चेंज कर दूंगा, रिग्रेस को मैं कन्वर्ट करके बना दूंगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कठोर कारावास से मैं बोल दूंगा साधारण कारावास, लेकिन 5 साल ही रहेंगे यहाँ पे, साल कम नहीं करूँगा। क्या कम करूँगा, आपकी कम नहीं करूँगा, आपकी फॉर्म को चेंज कर दूंगा, ठीक है। एक होता है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, इसमें मैं जो आपकी सज़ा होगी, जो आपका सेंटेंस होगा, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करूँगा, उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करूँगा, उसकी अवधि को कम कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स में बी रेमिटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 2 साल का घटा करके 1 साल कर दिया। एक होता है रेस्पाइट। इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। देखो, ये कुछ स्पेशल फैक्ट में ही यूज़ करी जाती है, या तो जो महिला है वो गर्भवती है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर एक वुमेन ऑफेंडर है, या फिर एक डिसेबल व्यक्ति है, उस केस में प्रेसिडेंट रेस्पाइटेशन का यूज़ करता है। एक होती है रिप्राइव। इसमें क्या होता है, होल्ड पे रख देना। इसका मतलब बेसिकली होल्ड पे रखना ही होता है, होल्ड कर देना। ये कब यूज़ होती है, ये बेसिकली डेथ सेंटेंस के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, राष्ट्रपति जी कहाँ गए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास कर दिया, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, और उसको एग्जीक्यूट करना है ऑन दी 70th ऑफ जून, ठीक है। 70th जून 2022 को क्या बोलते सुप्रीम कोर्ट ने कि कैपिटल पनिशमेंट थ्रू मयंक शर्मा। अब मेरे को अप्लाई करना है फॉर द पार्डनिंग पावर टू द प्रेसिडेंट, बिकॉज इट इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आई विल अप्लाई इट। अब मैं क्या करूँगा, और राष्ट्रपति जी कहाँ पर हैं, जैसे ही मुझे पता चला कि राष्ट्रपति जी इंडिया में हैं ही नहीं, ही इज़ ऑन द विजिट टू लेट्स से यूएस, ठीक, किसी फॉरेन कंट्री के विजिट में। अब क्या करें, तो राष्ट्रपति जी अपने रिप्राइव पावर का यूज़ करते हुए इसको होल्ड पे कर देते हैं, बोल देंगे जब तक मैं वापस नहीं आता कोई फांसी नहीं होगी, सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं रिप्राइव। अगर आपको ये क्लियर है तो आपके लिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी को आप दोबारा से री इलेक्ट नहीं कर सकते। इज़ इट ट्रू और फॉल्स। देखो, जब भी टिक द करेक्ट वाले आंसर आएंगे, स्टेटमेंट बेस आएंगे, आपको क्या करना है, आपको राइट रॉन्ग लगाते चलना है, ठीक है। आप यहाँ पे कर देंगे इट इज़ अ रॉन्ग आंसर, क्यों, क्योंकि एलिजिबल तो होता है ना। देन लोकसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नो, लोकसभा इज़ नॉट द अपर हाउस। अब अगर हमारे दो स्टेटमेंट क्लियर हैं, नाउ वी विल बी लुकिंग ऑफ द ऑप्शन। देखो ऑप्शन, देखो हमको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। डू यू नो ए इज़ द करेक्ट, बताइए क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं, तो हम इसको काट देंगे। इज़ बी इज़ करेक्ट, नो, इसको भी काट देंगे। फिर आता है बी एंड सी एंड यस, सॉरी, बी एंड सी, सी इज़ द राइट आंसर बिकॉज दीज टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप लोग देखो ड्यूअल एलबी में आप क्या कर रहे हैं, ये लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना करके पूछते हैं, ठीक है, इसलिए हमको थोड़े से टफ क्वेश्चन करने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसमें आपको दिखा रहा है द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉम्प्राइजेज ऑफ। आप ये बता दें कि प्रेसिडेंट को चुन करके कौन भेजेगा, इलेक्टेड मेंबर। अब देखो इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स नहीं होंगे, इसमें ऑल है काट दो, इसमें ऑल है काट दो, इसमें ऑल है काट दो, क्या बचा, इलेक्टेड मेंबर्स। ऑल दो, देखो ये क्वेश्चन गलत, ये इन्होंने ड्यूअल एलबी में क्या करना था, जिसने पेपर सेट किया था, असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ भी यहाँ पर ऐड करना था। बट जब भी हमें ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं तो उसमें क्या देखना होता है, द बेस्ट आंसर। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ये होता इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देखो एक तो सिर्फ इतना होता, सिर्फ इतना, और एक ये पूरा होता, तो आप उस केस में आपको यूटी वाला मार्क करना था, ठीक है। क्योंकि यूटी नहीं लिख रहा है कहीं पर भी, सो वी हैव टू चूज द बेस्ट अवेलेबल आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नंबर 3 देखिए, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज आ, इट इज़ वॉट, इट इज़ अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, सिंपल।
तो राष्ट्रपति जी हमारे फिनिश हो जाते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आपने वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया, हम ये मान के चलेंगे कि ही इज़ द ओनली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक। द मोमेंट अ पर्सन बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब बात करते हैं इनके इलेक्शन की। सेम जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते, एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। अगर डिस्प्यूट की बात करें तो जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में था, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट इनके डिस्प्यूट को देखता है। अब इनका अगेन जो प्रेसिडेंट के केस में था वही यहाँ पर आता है कि आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि इनका इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। अगर री एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ कि कितनी बार चुने जा सकते हैं, तो अगेन एन नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच। अगर क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो सिटीजन होने चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है एज का याद रखो कि एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल। एंड ही शुड बी एज अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा। प्रेसिडेंट के केस में क्या था? लोकसभा, यहाँ पर क्या आता है? राज्यसभा। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में समझा दिया। एवरी एग्जीक्यूटिव पोस्ट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट अगेन जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में बोला था, यहाँ पर भी इन 4 ऑफिस को एग्जेम्पशन दिया गया है। ये मैंने प्रेसिडेंट के केस में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। ओथ की बात करते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को कौन दिलाते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है? ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस। बेसिकली बोले तो ही शुड नॉट बी द एमपी। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए ऑफिस का कार्यभार संभालेंगे? 5 साल। अगर रेजिग्नेशन देना है किसको देंगे? प्रेसिडेंट। इनको याद करते चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट की बात करेंगे, यानी कि इनको हटाना है, कैसे हटाएंगे? जब हमने राष्ट्रपति जी की बात करी थी तो वहाँ पे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ था ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट यहाँ पर नहीं लिख रहा, संविधान ने नहीं लिखा कि हम कब इनको हटा सकते हैं। दूसरा आता है कहाँ पर इनिशिएट होगा? ये इनिशिएट होता है आपका राज्यसभा के अंदर, ठीक है। जब हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट को, तो वहाँ पर कहीं पर भी हो सकता, आयदर लोकसभा और राज्यसभा। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो केवल और केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि ही इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इट, एंड दिस इज़ द ओनली इम्पीचमेंट इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर दोनों हाउसेस के अंदर डिफरेंट मेजोरिटी चाहिए। अदरवाइज आप प्रेसिडेंट देखेंगे, दोनों ही हाउस में क्या चाहिए? सेम मेजोरिटी। आप लोकसभा के स्पीकर का, ऑल्दो वो तो सिर्फ लोकसभा में होता है, आप अगर CAG या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज, हाई कोर्ट के जज का देखेंगे, यू विल फाइंड वन थिंग, दोनों ही हाउस में सेम मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बट इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ दी ओनली इम्पीचमेंट जहाँ पर डिफरेंट हाउस में डिफरेंट मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसको आप याद कर लेंगे। राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, एंड लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको एज इट इज़ दिमाग में बिठा लेना है, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। क्यों? देखो, ये पता है कैसे बदल जाएगा? अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ प्रेजेंट and voting, the moment I add present and voting, entire meaning of this is change. That is why एक एक शब्द को याद में रखना, यहाँ पर present and voting नहीं लिखा है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं अगर 2 क्वेश्चन आपको दे दूँ, एक में लिख दूँगा द प्रेसिडेंट ऑफ द मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन द राज्यसभा फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़, एक ऑप्शन में लिखूंगा मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, सेकंड में लिख दूंगा प्रेजेंट एंड वोटिंग। कन्फ्यूज़न हो जाएगा मेरे भाई, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ो, प्रिसाइज पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरी PPTs पढ़नी है, बट प्रिसाइज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस की जब भी मैं बात करूँगा तो पहले राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, बट नॉट अ वाइस वर्सा। इसी के साथ हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी खत्म हो जाता है। नाउ वी कमिंग ऑन टू द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स ही इज़ द डी फैक्टो। मैंने बताया था फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस। असली में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है ये, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पहले प्राइम मिनिस्टर PT नेहरू, 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप सोचेंगे कि इनको तो हम इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, अपॉइंटमेंट की क्या बात होती है? ठीक है, आप लोगों ने चुन दिया, बट ऑफिशियली उनको ऑन पेपर जब सिग्नेचर कराता है वो कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। किस आर्टिकल के अंदर दिया गया? आर्टिकल 75, याद रखना है आर्टिकल 75। अब क्या ऐसा है कि प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो आप और मुझे भी चुन नहीं सकते होंगे, बट नहीं, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पार्टी से मतलब जीत करके आया है मेजोरिटी के साथ, उसी को क्या कर सकते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। बट अगर लेट से कोई पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या होती हैं? डिस्क्रिशन पावर होती हैं। द scenario in which the president is having discretion when no party is having the clear cut majority. Number 2, if prime minister dies in office and there is no obvious successor. So these are two situations in which I could say that the president is having the discretionary power. Now prime minister has to be from either of the house. मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा से होते हैं, बट नहीं, प्रेसिडेंट कैन बी आइदर फ्रॉम लोकसभा एंड फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा का अगर मैं एग्जांपल दूंगा, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। ठीक है, सो ही वाज द पीएम फ्रॉम द राज्यसभा। अब देखो, अगर लेट से कोई व्यक्ति हमारा हाउस का पार्ट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो गए, आपको बीजेपी बोलते हैं कि चलो हम आपको, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि चलो आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक, आपने चुनाव नहीं लड़ा, आपने कुछ नहीं किया, आपको बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। प्रेसिडेंट आपको ओथ दिला देंगे एंड यू विल होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट आपको 6 महीने के अंदर अंदर एज एन एमपी बन जाना होगा। एज एन एमपी आप चाहे तो इलेक्शन लड़के बने, चाहे तो नॉमिनेशन के थ्रू बने, यू हैव टू बी द एमपी। ओथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी। ऑफिस देखो, एक आता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट। आपको कई बार वो दे देगा, स्टेटमेंट में पूछ लेगा दैट दिस पर्सन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यू हैव टू से येस। बट क्या प्लेजर ऑफ मतलब का ये है कि जब तक राष्ट्रपति जी को मज़ा आ रहा है तब तक प्राइम मिनिस्टर है, जब मज़ा आना बंद हो गया, जब प्लेजर मिलना बंद हो गया, जब उन्हें हटा देंगे? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जब तक प्राइम मिनिस्टर या फिर आई शुड से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाउस के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, नो बडी कैन रिमूव देम फ्रॉम देयर ऑफिस। ठीक है, फिर रिलेशनशिप है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर देखो, प्राइम मिनिस्टर की कुछ रिलेशनशिप होंगी प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट के साथ, वो आप लक्ष्मीकांत से ब्रीफली रीडिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये आई शुड से दैट इसको आप मार्क कर लें बिकॉज यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आप ये देख लें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इन सारे ऑफिस का क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इन सभी के कौन होते हैं? पीएम चेयरमैन होते हैं। अब अगर आपसे वो पूछ लें चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, अगर वो आपको 4 ऑप्शन में दे दें नरेंद्र मोदी और आई शुड से द प्राइम मिनिस्टर, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि यार आप पीएम मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं? बट नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ दीज 5 ऑफिसेज। अगर प्राइम मिनिस्टर क्लियर है देन हम आते हैं अपने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। देखो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपको 2 आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके थ्रू हेड किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर, उनके क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। आर्टिकल 74 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिनके मुखिया होंगे प्रधानमंत्री, और वो किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को। एंड दिस एडवाइस इज बाइंडिंग, राष्ट्रपति जी बंधे हुए हैं। प्रेसिडेंट इज नो हैविंग नो डिस्क्रिशनरी पावर। No discretionary power is given to the president. He is bound by the advice given to the the council of ministers. And the Supreme Court of India has held this several times in the several judgments again and again. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारी हेल्ड किया अपने जजमेंट में कि दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। देखो, तो द एडवाइस इज बाइंडिंग। अब एक बार ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी, अब प्रेसिडेंट उस एडवाइस को वापस से भेज सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन के एक बार फिर से सोच लीजिए। बट इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंड द सेम एडवाइस अगेन विदाउट एनी चेंज एट दिस मोमेंट,
दिस एडवाइस इज बाइंडिंग एंड द प्रेसिडेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, जस्ट हैव अ स्टार ओवर इट. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, डेट इज नॉन जस्टिसिएबल. ठीक है, it is non-justiciable. It simply means that you cannot go to the court of law, Supreme Court, High Court, or let's say any court will not inquiry into it, the nature of the advice. आर्टिकल 75 आता है. आर्टिकल 75 क्या बताता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है कि जो भी आपकी लोकसभा, जो भी आपकी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसके 15% से ज़्यादा नहीं होंगे. ठीक है, लोकसभा की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसके 15% से ज़्यादा आप मिनिस्टर नहीं चुन सकते. अदरवाइज़ ऐसा होगा कि जितने भी एमपी होंगे सबको मिनिस्टर बना दो. ठीक है, इसलिए 15% की सैंक्शन रखी गई है. अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ही विल ऑल्सो बी नॉट एलिजिबल टू होल्ड अ मिनिस्टर पोस्ट. एंड जो मिनिस्टर होते हैं वो किसके प्लेजर पे करते हैं? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. बट इज इट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? नो, इट इज़ अल्टीमेटली प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इफ पीएम सेज टू द प्रेसिडेंट रिमूव दैट मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस, he will either have to resign or the president will remove him. Okay, and the most important, put as many star as you can, collective responsible to the Lok Sabha. It is meant what? इसका मतलब होता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी आपका मंत्रिमंडल होता है, सारा का सारा इकट्ठा होकर के कलेक्टिवली किसको रेस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा को. इसका मतलब अगर लोकसभा के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है उसका मतलब होता है कि द हाउस इज़ नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्टर एंड और द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू रिज़ाइन. एवरीबडी हैज़ टू रिज़ाइन. यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ हो गया, सभी मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा. वो ये नहीं बोल सकते कि अरे इन्हीं के खिलाफ तो हुआ है, मैं क्यों रिज़ाइन करूँ. नो, एवरीबडी हैज़ टू रिज़ाइन, इवन मेंबर हु इज़ द पार्ट ऑफ द राज्यसभा. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ऑल्दो होगा नहीं बट अगर हो जाता है, सो जो भी इनके मंत्री राज्यसभा के एमपी हैं उनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एस जयशंकर सर. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर. अब ये पूरा पैरा मैंने एज इट इज़ लक्ष्मीकांत से कट पेस्ट करके यहाँ पे बिठा दिया है. आप क्या करेंगे? इसको पढ़ाई कर लेंगे. ठीक है, इसको पढ़ लेंगे. उसके बाद आते हैं कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को. एंड माइंड माय वर्ड, आई हैव हाईलाइटेड इट, लोकसभा. अगर क्वेश्चन आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, नो, not to the parliament, because parliament include both Lok Sabha as well as Rajya Sabha, but they are only responsible to the Lok Sabha, so they are not collectively responsible to the parliament, but they are collectively responsible to the Lok Sabha. but कई बार क्या होता है, ये लोग ऑप्शन में लोकसभा देते ही नहीं. उस केस में अगर इन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट दे दिया तो आपको पार्लियामेंट मार्क करना पड़ेगा. बट अगेन क्यों? क्योंकि ऑलवेज चूज द बेस्ट अवेलेबल आंसर. ठीक है, नाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्या होती है कि ये इंडिविजुअल किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर बेसिकली हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑल्दो हम सबको पता है दैट प्लेजर इज नॉट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. बट अगर ऑफिशियली अगर ऑन पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो क्वेश्चन भी आएगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट ऑब्वियसली दैट प्लेजर इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अगर ये खत्म हो गया देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पे, जो क्या आता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इसका आप आर्टिकल नंबर जरूर याद करेंगे. ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट. पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? अब देखो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? अपॉइंटेड थ्रू द प्रेसिडेंट. क्या इनकी टर्म फिक्स होती है कि भाई आपको इतने साल तक ही काम करना है, आपको 5 साल के लिए रखा जाएगा या फिर 6 साल या 10 साल? फिक्स होती है? नहीं होती. उसके बाद रिमूवल, कोई ग्राउंड फिक्स नहीं होता कि कब हटाएंगे, जब मर्जी जब हटा सकते हैं, प्योरली ऑन द प्रेसिडेंट्स प्लेजर. कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है, कब हटाएंगे, किस तरीके से हटाएंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है. ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर देगी प्रेसिडेंट को
अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। अगर इनको रिज़ाइन करना है किसको रिज़ाइन करते हैं? टू द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, कौन से व्यक्ति को हम अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपॉइंट करेंगे। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती हैं सेम, लाइक शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल के लिए, या फिर 10 साल के लिए किसी एज एन एडवोकेट फॉर इन सम हाई कोर्ट, नॉट हाँ यस इन हाई कोर्ट, या फिर एज एन एमिनेंट जूरिस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद में रखना है वो ये होता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उनके पास होता है राइट टू स्पीक। वो किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, कहीं पर भी बोल सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्दो ही कैन नॉट वोट बट ही कैन स्पीक एंड ही इज़ नॉट द मेंबर, ही इज़ नॉट द MP, नॉट एन MP। अगर ये क्लियर है, यूनियन क्लियर है, देन स्टेट में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज आई नो स्टेट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड स्टेट के अंदर मेरे को कुछ भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेट खुद से समझ लेंगे, ठीक है। स्टेट इज़ वेरी वेरी सिंपल। नाउ स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट के अंदर मैं आपको गवर्नर थोड़ा सा पढ़ाऊँगा अच्छे से, एंड इसके बाद चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल आप खुद से पढ़ लेंगे। जैसा पूरा का पूरा अटॉर्नी जनरल पढ़ा था सेम डिक्टो एडवोकेट जनरल, जैसे यूनियन पढ़े थे सेम स्टेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था सेम चीफ मिनिस्टर। सो आप इन पे जो मैंने PPT में मेंशन कर दिया है इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गवर्नर की। गवर्नर भी ऑल्दो आपने मोस्ट ऑफ द पढ़ ही रखा है। इलेक्शन तो जैसे कि राष्ट्रपति जी को हम चुनाव कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का हम चुनाव कराते हैं, गवर्नर के केस में कोई इलेक्शन नहीं होता, नो इलेक्शन एट ऑल, प्योरली ही इज़ नॉमिनेटेड और आई शुड से appointed by the President of India by warrant under his hand and seal। by warrant under his hand and seal का क्या मतलब है? राष्ट्रपति जी खुद साइन करते हैं, ठीक है, खुद सिग्नेचर मारते हैं। देखो क्या होता है, लेट्स से एक IAS ऑफिसर को अपॉइंट करना है, ही इज़ ऑल्सो बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिकॉज एवरी डिसीजन ऑफ द यूनियन इज बीन टेकन ऑन द प्रेसिडेंट डिसीजन। लेट्स से अगर दिल्ली पुलिस के किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, अगेन यूनियन सर्विस है तो राष्ट्रपति जी, बट क्या अगर पुलिस कांस्टेबल को अपॉइंट करना होगा और लेट्स से इवन IAS को भी अपॉइंट करना है, क्या राष्ट्रपति जी खुद साइन करेंगे? नो। बट अगर गवर्नर को करना होगा तो राष्ट्रपति जी के हैंड के सिग्नेचर होंगे ओरिजिनल, अंडर हिज हैंड एंड सील। कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। अंडरलाइन कर लेंगे किसके ऊपर बेस्ड है? कैनेडियन मॉडल पे। उसके अलावा गवर्नर शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्वालिफिकेशन में देखो सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उनकी एज 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, या ठीक है 35 या 35 से ज़्यादा। उसके बाद बात करेंगे ओथ की। ओथ कौन दिलाता है? जैसे राष्ट्रपति जी के केस में देखो, इन्हें ना आप प्रेसिडेंट से कनेक्ट करके चलो। प्रेसिडेंट के केस में कौन दिलाते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट को, अगर यूपी की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार की बात करें तो पटना हाई कोर्ट, ठीक है। टर्म कितने साल तक? 5 साल। एंड ही ऑल्सो हेल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगेन इट सिंपली मीन्स दैट जब भी प्रेसिडेंट चाहें इनको इनके ऑफिस से हटा सकते हैं। अगेन दिस प्रेसिडेंट इज नॉट द प्योर प्रेसिडेंट प्लेजर, इट इज़ बेसिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय दस। एंड देखो यहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती थी। पहले क्या होता था, जब भी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती थी तुरंत सारे के सारे स्टेट के गवर्नर्स चेंज हो जाते थे, क्योंकि नई गवर्नमेंट क्या चाहती थी? अपने लोगों को एज अ गवर्नर बिठाना चाहती थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है दैट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिसिएबल। इट मीन्स दैट आप कोर्ट में नहीं जा सकते, गवर्नर कैन बी रीअपॉइंटेड। और एक चीज़ और होती है, एक ही व्यक्ति को आप 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के लिए एक। अगर इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट, ही मे अपॉइंट अ सिंगल मैन गवर्नर फॉर द यूपी एंड द बिहार। अगेन Constitution has not mentioned any ground for the removal.
फिर जिस तरीके से राष्ट्रपति जी प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को अंडर आर्टिकल, ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डिनेंस को कौन पास कर सकता है, गवर्नर, अंडर आर्टिकल 213, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीटो पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी के पास पार्लियामेंट के केस में एज वेल एज टू द स्टेट के केस में क्या होती है, वीटो होती है, उसी तरीके से जब भी स्टेट असेंबली और आई शुड से स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल को लाती है तो प्रेसिडेंट के पास, सॉरी, गवर्नर के पास वीटो होती है। आइदर दे शुड से येस गिविंग द एसेंट, दे कैन से नो विद होल्डिंग द एसेंट, दे मे रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अमेनेबल। एंड फोर्थ, जो मैंने आपको बता दिया था कि वो रिजर्व कर लेंगे कि राष्ट्रपति जी से पूछ करके बताऊंगा, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड फिर क्या होता है, फिर बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास क्या कंडीशंस होती हैं वो हमने आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा दिया। अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से राष्ट्रपति जी के पास पार्डनिंग पावर होती हैं, सेम अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती हैं, बट ओवर द स्टेट लॉ, नॉट ओवर द यूनियन लॉ। सेकेंड, ही कैन नॉट पार्डन ए केस ऑफ अ कोर्ट मार्शल और आई शुड से द मिलिट्री कोर्ट, ठीक है। राष्ट्रपति जी कोर्ट मार्शल के केस में भी अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं, बट गवर्नर के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद इन स्टेट ऑफ हरियाणा एंड, देखो दिस इज़ अ वेरी फेमस जजमेंट, तो आपको इसको याद करना है। पहले क्या होता था, गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती थी कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकें, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार हेल्ड दैट governor of a state can pardon prisoners including death row ones even before they have served a minimum of 14 years of a prior prison sentence, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, याद रखना है। उसके बाद आई हैव कंपेयर्ड द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, आप इसको देख सकते हैं। देन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नर्स टॉपिक, एंड ये 2021 में क्वेश्चन आया था, सो जस्ट हैव अ लुक अप एट इट। ये बोल रहा है द गवर्नर इज इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, नो। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, येस। अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 years कैन बी द गवर्नर, नो, एटलीस्ट 35 years। द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमको देखना है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला, तीसरा और चौथा, ए, सी एंड डी। अगर ये पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर यहाँ पे नोट नहीं होता उस केस में हम लोग क्या बोलते, ओनली द गवर्नर इज अपॉइंटेड, ओनली द बी, फिर आ जाता बी ओनली। उसके बाद चीफ मिनिस्टर, सेम जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाना है इसमें मेरे को। एडवोकेट जनरल के केस में भी सेम बताया, जैसा कि अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल को कौन करता है, प्रेसिडेंट, यहाँ पर करेंगे गवर्नर। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर हाई कोर्ट के जज वाली एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सेम टर्म्स इनकी फिक्स नहीं होती, ग्राउंड एंड प्रोसीजर फिक्स नहीं होता, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। जैसा कि अटॉर्नी ऑफ जनरल को क्या होता है, पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार होता है, इनको स्टेट असेंबली में होता है, ऑल्दो ही इज़ नॉट एन MLA, ठीक। इफ दिस इज क्लियर, आई हैव वाइंडिंग अप द एंटायर टॉपिक ऑफ द एग्जीक्यूटिव फॉर यू पीपल, and since you guys are late, that is why I have to record this special lecture for you, and hopefully now the topic of executive are clear to you। आपको क्या करना है, आपको PPT मेरी पढ़नी है जो भी पॉलिटी के अंदर, अपार्ट फ्रॉम PPT द क्वेश्चंस विच आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑन दी पोर्टल, आपको वो सोल्व करने हैं। एंड जब हम डाउट सेशन रखेंगे, आप डाउट में मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। विद दिस वी क्लोज अवर टुडेज लेक्चर, होपफुली यू लाइक द लेक्चर एंड जस्ट स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहो यार मेहनत से, एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क लेके आना, जस्ट शाइन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। आई एम विद यू एट द लास्ट मोमेंट ऑफ ए प्रिपरेशन जर्नी, सो यू विल शाइन, ऑफ कोर्स यू विल शाइन, आई एम हैविंग फुल बिलीव ओवर यू गाइज, you will shine, you dear people, you will shine, ठीक है। So just that's all for today and see you guys in my live class in my next lecture tomorrow। जब तक के लिए hopefully all of you are doing good, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर के अंदर। See you soon guys, bye bye।